आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज हम 12th क्लास एग्रीकल्चर का 500 पार्ट जो आपके टॉपिक दे रखा था मृदा अभिक्रिया, उस पर वीडियो पिछले 3 वीडियो इसी पार्ट पर आते थे आपके रिलीज हो चुके। आज हम देखेंगे मृदा पीएच उत्पादक मैटर क्या होता है, उसका उपयोग क्या एप्लीकेशन होती है, उसको हम विस्तार से डिस्कस करेंगे। उससे पहले अभी तक काफी बच्चों ने गायत्री विद्या मंदिर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर कीजिए और पढ़ाई पे ध्यान दें और अपना काम करते रहिए। देखिए आज अपन पढ़ने जा रहे हैं मृदा पीएच का महत्व। मृदा पीएच के महत्व के आधार में आपने 6-7 पॉइंट आपने फाइंड आउट कल लिखे थे, उनको मैंने बोला था एक ओपन विस्तार रूप से अध्ययन करेंगे। उसमें पहला पॉइंट था आपके मृदा पीएच का पोषक तत्वों की प्राप्ति पर क्या इफेक्ट पड़ता है, उसको आपने स्टडी किया। आज अपन सेकंड पॉइंट को देखेंगे, मृदा पीएच का सूक्ष्म जीवों पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या प्रभाव पड़ता है, किस प्रकार से उनको इफेक्टेड करते हैं, उनको अपन पढ़ने जा रहे हैं। देखिए हम जानते हैं कोई भी सूक्ष्म जीव की बात करें या जीवाश्म पदार्थ की बात करें या जीव जंतुओं की बात करें या मृदा में पोषक तत्वों की प्राप्ति की बात करें, उनको सभी को डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से पीएच प्रभावित कर रही है। पीएच मान लो अधिक अम्लीय होगा तो ज्यादा कंसंट्रेट अम्लीय होने पर कोई भी पदार्थ उसमें क्या हो जाता है, स्टेबल नहीं होता है, आसानी से क्या हो जाएगा अपघटित। आप जानते हो अम्लीय पदार्थ में कोई भी चीज क्या हो जाती है, घुलनशील हो जाती है, टूट जाती है, क्योंकि अम्ल क्या होते हैं उनको अपघटित करने में सहायक होते हैं। तो आज अपन देखते हैं मृदा पीएच का सूक्ष्म जीवों पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या प्रभाव पड़ता है, उसको अपन विस्तार रूप से देख रहे हैं। मान लीजिए आपके प्रश्न शॉर्ट में पूछा जा रहा है कि पीएच का महत्व बताइए, तो आपके 7 पॉइंट रखे उसको शॉर्ट में फाइंड आउट करना है। परंतु आपको एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि मृदा पीएच का सूक्ष्म जीवों पर क्या प्रभाव है या पोषक तत्वों की प्राप्ति पर क्या प्रभाव है, फसल पर क्या प्रभाव है। डायरेक्ट टॉपिक आपके ऊपर बेस पे पूछते हैं, डायरेक्ट मेन बिंदु पे क्वेश्चन बनाए पूछते हैं, तो उसके बारे में आपको लिखना धन्यवाद है। बाकी डायरेक्ट आपको पूछते हैं पीएच का प्रभाव क्या महत्व बताइए, तो आपके 7 पॉइंट मेंशन कर लो तो भी क्या सफिशिएंट है। देखिए अपन देख रहे हैं मृदा पीएच का सूक्ष्म जीवों पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसको अपन फाइंड आउट कर रहे हैं। तो आप जानते हो मृदा पीएच मृदा में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवों की सक्रियता पर प्रभाव पड़ता है, सूक्ष्म जीवों की सक्रियता पर प्रभाव पड़ता है, जिससे पादप वृद्धि एवं फसल उत्पादन प्रभावित होते हैं। अर्थात उनके पादप या फसल वृद्धि के लिए उदासीन या हल्की मृदा की आवश्यकता होती है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप देखोगे कि सूक्ष्म जीवों को सक्रियता मतलब एक्टिवेशन क्रिया उनको क्रियाशीलता बनाए रखने के लिए उनको कौन इफेक्ट कर सकता है, पीएच डायरेक्ट इनडायरेक्ट उनको इफेक्टेड करता है। जो आप देखते हो कि इनका क्या प्रभाव होता है, क्या इफेक्ट होता है। अपन देखते थे कि मृदा में जितने प्रकार के सूक्ष्म जीव हैं उनकी पीएच का डायरेक्ट इनडायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है कि पीएच अधिक होगी तो ज्यादा मृदा सारी हो जाएगी और पीएच कम होने पर मृदा क्या रहेगी, अम्लीय। तो आप देखोगे अधिक अम्लीय अधिक सारीता पर किसी भी प्रकार के सूक्ष्म जीव की अपना कल्पना भी नहीं कर सकते और नई फसल उत्पादन की कल्पना कर सकते हैं, क्योंकि अधिक अम्लीय लवणीय मृदा पर किसी भी प्रकार की कोई संभावना नहीं होती। तो आप देखते हो अधिकांश सूक्ष्म जीव होते हैं वो उदासीन या हल्की सारी मृदा में सक्रिय होते हैं और जहाँ पे सूक्ष्म जीव होंगे वहीं फसल का उत्पादन होता है। फसल भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट सूक्ष्म जीवों पर निर्भर है। आपने पढ़ा भी था पहले दूसरे पार्ट में, जिसमें देखा था कि अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं जो किसान मित्र का व्यवहार करते हैं और फसल उत्पादन को क्या करते हैं, वृद्धि करने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। जैसे नाइट्रोजन स्थिरीकरण, कई प्रकार के कार्बनिक पदार्थों को अपघटित करने में सूक्ष्म जीवों की विशेष भूमिका रहती है और सूक्ष्म जीव डायरेक्ट इनडायरेक्ट फसल प्रभाव के प्रभावित करने में कार्य करते हैं। तो देखते हैं सामान्य सूक्ष्म जीवों के लिए उचित पीएच बताई जा रही है वो 6 से 7 के मध्य, 6 से 7 के मध्य सूक्ष्म जीव ज्यादातर अधिकांश सूक्ष्म जीव इस पे कार्य करते हैं। अम्लीय मृदा में जैविक पदार्थों का विसर्जन मुख्य रूप से कवकों द्वारा होता है। अम्लीय मृदा है वहां पे सूक्ष्म जीव के रूप में आपको क्या देखने को मिलेंगे, कवक। जनरली क्या देखोगे आप, कवक सूक्ष्म जीव होते हैं, उनको अम्लीय मृदा में
कवक की विशेष भूमिका रहती है। अपन जनरली अब कई प्रकार के सूक्ष्मजीव दे रखे हैं, उसको मैंने शॉर्ट में रिप्रेजेंट किया है और देखोगे आप अलग अलग सूक्ष्मजीव की क्रियाशीलता अलग अलग पीएच पे होती है, उसको आप फाइंड आउट करोगे। देखो जैसे सूक्ष्मजीव एक साइड में है और नीचे ले रखी है अपने पीएच। देखोगे बैक्टीरिया सामान्य से 6 से 7.5 पीएच तक कार्य करते हैं। बैक्टीरिया की रेंज होती है अम्लीय हल्का अम्लीय माध्यम में बैक्टीरिया काम कर सकते हैं, अम्लीय और हल्का सारी माध्यम तक। एक्टिनोमाइसीट्स वो 5.5 से 7.5 के मध्य पीएच पर कार्य करते हैं, जबकि कवक वो क्या करते हैं 3 से 9 पीएच के मध्य, मतलब बहुत प्रबल अम्लीय तक भी एक्सेप्ट कर सकते हैं और सारी तक भी एक्सेप्ट करने की इनकी टेंडेंसी रहती है। एजोबैक्टर आप जानते हो, एजोबैक्टर क्या था, असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण में काम आने वाला एक जीवाणु था, जिसके बारे में आपने दूसरे बार में पढ़ा था कि एजोबैक्टर किस प्रकार से अपनी भूमिका निभाता है। असहजीवी मतलब ऐसे सूक्ष्मजीव होते हैं जो जीवन यापन पौधों द्वारा अपना भोजन ग्रहण नहीं करते हैं, परंतु पौधों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑक्सीजन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन उत्पाद प्रदान करने का काम करते हैं। और नीलहरी शैवाल देखते हैं आप, उनकी पीएच रेंज होती है 6 से 7.5 के मध्य। दोनों की एजोबैक्टर और नीलहरी शैवाल की पीएच कैसे है, उसी पीएच पर ये दोनों कार्य करते हैं। एल्गी मतलब शैवाल जनरली 5.5 से 7.5 पीएच पर कार्य करते हैं। जितने एक्टिनोमाइसीट्स कार्य करते हैं वैसे उससे इसकी भी पीएच दोनों क्या होगी सेम। और लास्ट में आ रहा है प्रोटोजोआ। कौन से प्रोटोजोआ संकेत प्राणी आप देखते हो कई प्रकार के सूक्ष्मजीव, उनकी रेंज होती है 6 से 8 पीएच पर। प्रोटोजोआ समूह के कई प्रकार के सूक्ष्मजीव होते हैं, वो अपना जीवन यापन कर सकते हैं। इस प्रकार से आपने देखा है सेकंड पॉइंट के अंतर्गत मृदा पीएच को सूक्ष्मजीवों पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको आपने पढ़ा। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने अगला वीडियो पढ़ेंगे कि सूक्ष्मजीवों का पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है, वो देखिए किस प्रकार से इफेक्ट होते हैं, उसको अपन पढ़ने जा रहे हैं। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिए आगे आप देख रहे हो थर्ड पॉइंट के अंतर्गत पौधों पर पीएच का क्या प्रभाव पड़ता है और वो किस प्रकार से पीएच का डायरेक्ट इनडायरेक्ट पौधों की वृद्धि या उत्पादन को प्रभावित करते हैं। तो उसको देखते हैं कि अधिकांश अम्लीय क्षारीय मृदा में पौधों की जड़ें क्या रहती है, पतली हो जाती है। पौधों की जड़ें क्या हो जाएगी, अधिक अम्लीय या अधिक क्षारीय, या तो उनके बहुत अधिक पीएच और या फिर बहुत न्यूनतम पीएच पर भी पौधों की विकास डायरेक्ट क्या हो जाता है, प्रभावित हो जाता है, उनकी वृद्धि क्या हो जाती है, रुक जाती है। आपने देखा होगा कि अधिक अम्लीय और अधिक क्षारीय मृदा के पौधों की जड़ें होती है, वो क्या होती है, आमतौर पे पतली हो जाती है। क्या हो जाती है, एकदम जड़ें पतली हो जाएगी एवं संख्या धीरे धीरे क्या हो जाएगी, घट जाएगी, संख्या कम हो जाएगी तथा उनकी वृद्धि रुक जाती है। इसका फसल उत्पादन में क्या मिलेगी, आपको कमी मिलेगी। ये डायरेक्ट आपको उसका इफेक्ट पड़ता है पीएच का, कि पीएच का आप इफेक्ट देखोगे तो पौधों की जड़ें की संख्या धीरे धीरे घट जाती है, उनका विकास नहीं हो पाता है और धीरे धीरे पौधों की वृद्धि रुक जाती है और फसल उत्पादन क्या होता है, कम होता है। तब अपन देखते हैं ज्यादा अम्लीय मृदा होगी तो उसमें जिप्सम के स्थान पे अपन क्या मिलाते हैं, चूना पत्थर मिलाते हैं, और ज्यादा क्षारीय मृदा उसमें क्या मिलाते हैं, जिप्सम मिलाते हैं। तो ये ऐसा करते हुए आपने देखा भी होगा। फसल व पौधों के लिए उपयुक्त पीएच बताई जा रही है, वो आपकी कितनी 6.5 से 7.5 के मध्य पीएच, 6.5 से 7.5 के रेंज की इसकी पीएच होती है, या इतने रेंज तक पीएच उचित मानी जाती है। पौधों में फसलों की वृद्धि के लिए क्या है, उचित बताई जाती है। मृदा अभिक्रिया द्वारा पादप पोषक तत्व की प्राप्ति भी प्रभावित होती है, जो अपने पिछले टॉपिक पढ़े था पीएच के प्रभाव के अंतर्गत में, तो में पहला टॉपिक था। तो आपने देखा था कि अलग अलग पीएच पर अलग अलग पोषक तत्व होते हैं जो उनकी मात्रा को पीएच द्वारा प्रभावित होते हैं। फिर आप देखते हो फसलें कौन कौन से, जैसे बहुत सारी फसल मैंने 3-4 उदाहरण आपको दिए, तो उनको आप जनरली देखोगे तो पीएच कितनी होती है, गेहूं के लिए 6 से 7.5, जौ के लिए 6 से 7.5 के मध्य,
मक्का के लिए 6 से 7.5 के मध्य, धान की फसल होती है उनके लिए 4.5 से 8.5 के मध्य पीएस, और मूंगफली होती है 5.5 से 6.5 के मध्य पीएस पर कार्य करती है। तो अपन जनरली रेंज में आप देखते हो तो इस रेंज के अंदर सभी फसलें अपना काम प्रदर्शित करती है। तो ये देखते हो अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक क्या प्रभाव देखने को पड़ता है, फसलों पर पीएस का प्रभाव देखने को डायरेक्ट इनडायरेक्ट देखने पर मिलता है। आगे देखते हो चौथा पॉइंट है पीएस का पादप रोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है। पौधों की वृद्धि के बाद में अपन देखते हैं पादप में कई प्रकार के रोग हो जाते हैं, उन वो भी किसके कारण होते हैं, पीएस के कारण। तो उसको अपन देख रहे देखिए देखोगे आप पीएस का पादप रोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो अपन जनरली देखते हैं पादप भी डिपेंड करते हैं पीएस पर आधारित उनकी वृद्धि, और पीएस पर आधारित पौधों की वृद्धि कब हो पाती है कि उसमें कुछ प्रकार के सूक्ष्म जीवों की वृद्धि है तो विकसित हो पाते हैं और बाकी नहीं हो पाते हैं। तो अपन देखते हैं कई प्रकार के ऐसे रोग होते हैं जो पौधों को लग जाते हैं, परंतु उनका प्रीवियस चेंज करने पर उन रोगों का आप समाधान भी कर सकते हो। पीएस में परिवर्तित करके कई प्रकार के रोगों की रोकथाम अपन कर सकते हैं। उनमें कुछ आपके एग्जाम्पल दे रखे हैं, उनको रिप्रेजेंट यहाँ पे किए जा रहे हैं। देखिए फिंगर या टोर जो अपने जो गिरा अपने पापड़ का सुनने कहते हैं, कई बार आपने देखा भी होगा खेतों में देखते आप इसके सरसों की फसल के साथ में सरसों बोलते हैं ना, खेत में जाके कभी बार आप जाओगे कभी कभी भी एक स्प्रे आपको करवाएंगे तो आपको बताया जाएगा कि मतलब किस प्रकार से ये रोग होते हैं और क्या इसका इफेक्ट होता है। तो ये फिंगर और टो रोग होते हैं वो पौधों की फसल की जड़ों के पास में क्या कहते हैं अपने देसी भाषा हो जाता है, कुंभी टाइप हो जाता है, पूरे खोल जाते हैं, मतलब सफेद टाइप का हो जाता है, और इसके कारण पौधा का विकास क्या हो जाता है, रुक जाता है, पौधा पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाएगा और पौधों की पत्तियां पीली पड़ना शुरू हो जाती है, धीरे धीरे पौधा क्या होता है, नष्ट हो जाता है इस रोग की वजह से। तो फिंगर और टो रोग कुर्सीफेरी परिवार में ज्यादातर ये देखा गया। कौन सी? कुर्सीफेरी। कुर्सीफेरी के अंतर्गत आपके पास सरसों है, राई है, इस कैटेगरी के पौधे आपने देखा होगा। बायोलॉजी कुर्सीफेरी कैटेगरी में कौन से परिवार कौन से पौधे आते हैं आप जानते हो। तो फिंगर एंड टो रोग कुर्सीफेरी परिवार के पौधों में ये रोग होता है। कब होता है? जब मृदा में अम्लीयता बढ़ जाती है। मृदा में क्या बढ़ जाती है? अम्लीयता की मात्रा बढ़ जाएगी, तब ये रोग उत्पन्न होगा। और जैसे आपने मान लो अम्लीयता को मृदा में कम की तो धीरे धीरे सारी मृदा में ये रोग क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। सारी मृदा में आपके फिंगर या टो रोग नहीं देखने को मिलेगा। इसमें कुर्सीफेरी रोग, कुर्सीफेरी परिवार के पौधों में ये रोग होता है और वो रोग सारी मृदा में क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। दूसरा देखते हैं पोटैटो सेल रोग, इसके बारे में। तो ये क्या होता है? ये आलू का श्रम रोग है। आलू में अलग अलग प्रकार के सत्ते हो जाते हैं, कभी लाल रंग के कभी नीले रंग के, ऐसे आप देखेंगे सत्ते हो जाते हैं कटिंग करते तो ऐसा रोग हो जाता है। तो इसकी वजह क्या है? ये भी उदासीन और सारी मृदा में अधिक फैलता है, परंतु आपने अम्लीय माध्यम प्रदान करते ये रोगों को आपको क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। इसको भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। कब? मान लो मृदा की प्रकृति को सहन करके। ग्रेप रोग है वो जो में होता है मैग्नीशियम तत्वों की कमी के कारण, परंतु मैग्नीशियम तत्वों की कमी कब आती है? सारी उदासीन मृदा में मैग्नीशियम तत्व कम आ जाता है। जो आपने पौधों की आपने पढ़ा था, पौधों को आवश्यक पोषक तत्वों की प्राप्ति के आधार पर पीएच किस प्रकार से इफेक्ट करती है, तो आपने टेबल बना के मैंने समझाया था, पिछले वीडियो में आपने देखा भी होगा। तब आपको देख के मैग्नीशियम इस साइड में दिखता और धीरे धीरे साइड में क्या नेगलेक्ट हो गया। मैग्नीशियम, फेरस, जिंक, कोबाल्ट, कॉपर ये तत्व अम्लीय मृदा में दिख पाए जाते हैं और सारी मृदा में नहीं होते। तब आपने देखा था ये रोग ग्रेप रोग होता है, जो में होता है मैग्नीशियम तत्वों की कमी के कारण होता है। किसकी? मैग्नीशियम तत्वों की कमी के कारण ये रोग होता है। उदासीन एवं सारी मृदा अधिक होता है और अम्लीयता बढ़ने पर ये क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। टेक ऑन रोग ये क्यों होता है? कौन सा? टेक ऑन रोग। ये कैटेगरी अलग अलग कैटेगरी के रोग हैं। रोगों को आप बायोलॉजी के अंदर आप पढ़ोगे, स्टडी करोगे, परंतु यहाँ पे नाम आ रहा है उसके अकॉर्डिंग। जो अपना मेन उद्देश्य है वो केमिकल रिएक्शन किस प्रकार से मृदा जो पौधों को विभिन्न प्रकार के रोगों से इफेक्ट करती है उनको
उनको आपको रिप्रेजेंट करना है। तो ते का अर्थ होता है गेहूं में होता है सारी मद्दा मध्य होगा, जबकि अम्लीय मद्दा में नहीं होता। मद्दा के पीएच सेंस करने पर कई प्रकार के रोगों को अपन रोक सकते हैं। जैसे एक और रोग आता है खेरा रोग। क्या आता है? खेरा रोग। खेरा रोग क्या होता है? खेरा रोग ये किसमें होगा? धान की फसल में। किसमें? धान की फसल में। क्यों होता है? कौन से तत्व की कमी से? जिंक की कमी से। जिंक की कमी से क्षारीय मृदा इंक्रीज होने पर, क्षारीयता बढ़ने पर यह होता है। क्षारीयता इंक्रीज होगी तो ये रोग बढ़ेगा। क्षारीय मृदा में इंक्रीज होता है, परंतु अम्लीय मृदा में क्या होता है? कम होता है, परंतु अम्लीय मृदा में क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। खेरा रोग। तो ये विभिन्न प्रकार के रोग हैं। इसमें से आपको डायरेक्ट एग्जाम में एक नंबर में प्रश्न के रूप में आपको पूछा जा सकता है कि खेरा रोग कौन से तत्व की कमी से होता है, या प्लेग रोग किस में होता है। ये अलग अलग प्लेग रोग या पोटैटो सेल्वा रोग कौन सी मृदा में अधिक फैलता है। तो ये ऐसे आपके बेस पे पसंद है तो आपको दिमाग में रहे, ध्यान दें, इसका आप स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए, फिर अपने मैटर को आगे बढ़ाते हैं। तो ये रोगों पर आपका टॉपिक था। अगला बिंदु आपका आएगा मृदा के भौतिक गुणों को पीएच किस प्रकार से प्रभावित करती है, उसको अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए अगला बिंदु अपन पढ़ने जा रहे हैं, पीएच का मृदा के भौतिक गुणों पर क्या इफेक्टेड होता है। मृदा के भौतिक गुणों को पीएच किस प्रकार से प्रभावित करती है, कौन सा पार्ट में पढ़ने जा रहे हैं पीएच का। तो आप देखते हैं पीएच मृदा के बनावटी को डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या करती है? प्रभावित करने में मुख्य भूमिका निभाती है। आप देखोगे पौधों की उचित वृद्धि के लिए मृदा में वातित मतलब वायु संचार होना अच्छा है। वायु संचार होना चाहिए, मतलब हवा का आदान प्रदान होना आवश्यक माना गया है। मृदा की संरचना दानेदार होनी चाहिए और कार्बनिक पदार्थ की मात्रा उपस्थित होने से ये होना मृदा में आवश्यक है। उनकी भौतिक गुणधर्मता को बढ़ाने के लिए, उनकी बनावटी बनाए रखने के लिए इनकी कंडीशन या इन तत्वों का होना आवश्यक बताया गया है। मृदा में वातित मतलब वायु संचार। वातित का मतलब क्या हो जाएगा? वायु संचार। मृदा में वायु संचार होना चाहिए, मतलब मृदा रंध्रयुक्त होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? रंध्रयुक्त। हवा का आदान प्रदान सकते हैं ताकि उसमें रहने वाले सूक्ष्म जीव वो आसानी से क्या वायु प्राप्त करेंगे, ऑक्सीजन प्राप्त कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, ताकि उनको जीवन यापन करने में किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं हो। मृदा दानेदार संरचना होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए? दानेदार होनी चाहिए एवं कार्बनिक पदार्थों युक्त होना अत्यंत आवश्यक माना गया है। पौधों की वृद्धि के लिए मृदा की क्या विशेषता होनी चाहिए? वो इम्पोर्टेंट बिंदु ये है कि पौधों की वृद्धि की उचित वृद्धि के लिए मृदा का वायु संचार दानेदार एवं कार्बनिक पदार्थ युक्त होना आवश्यक बताया गया है। अब मान लो पीएच का क्या इफेक्ट होता है कि मान लो मृदा अधिक अम्लीय हो जाती है। मृदा अधिक अम्लीय होने पर रंध्र अवकाश धीरे धीरे क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। रंध्र अवकाश क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं, जिसके कारण उसमें वायु संचार अच्छा नहीं हो पाता है और जितने प्रकार के सूक्ष्म जीव, केंचुए, कई प्रकार के मकोड़े, कीड़े और कई प्रकार के सूक्ष्म जीव, उनका जीवन वहाँ पे संभव नहीं है। वायु रंध्र हो ही नहीं पाएगा, वायु संचार नहीं होगा तो वहाँ पे किसी की कल्पना करना पॉसिबल नहीं है। अब जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो आप जानते हो मृदा की डायरेक्ट इनडायरेक्ट उनके भौतिक गुणों को क्या करते हैं? प्रभावित करने में मुख्य भूमिका रखते हैं। जो दूसरे पार्ट में आपने पढ़ा भी था, ह्यूमस बनाना या कार्बनिक पदार्थों का अपघटन करना, उसमें सूक्ष्म जीवों का विशेष रोल रहता है। सारी मृदा में बहुत मेन कणों में टूट जाती। सारी मृदा बहुत मेन कणों में टूट जाती। मृदा में अधिक क्षारीयता बढ़ेगी तो वो भी मृदा क्या हो जाएगी? बहुत छोटे छोटे कणों में क्या हो जाती? अपघटित हो जाती, टूट जाती। और बहुत छोटे छोटे कणों में टूटने के कारण मुख्य रूप से दो प्रकार की हानियां भी देखने को आपको मिलती है कि निचली मृदा ठोस बन जाती है, जिससे ब स्तर की कड़ी परत बन जाती है,
मद्दा के अलग अलग स्तर की आपने देखा था, अ स्तर, ब स्तर, ओ स्तर, सबसे ऊपर जो उपजाऊ परत के रूप में माना गया था। तो उसको आपने पहले पार्ट में मद्दा प्रोफाइल डायग्राम के अंतर्गत मैंने समझाया भी था और आपने पढ़ा भी था और आप जानते भी हो। तो आप देखते हो नीचे की मद्दा कठोर बन जाएगी, मतलब पत्थर के रूप में हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादा अम्लीय क्षारीय होने पर। दूसरी इसकी क्या हानि होगी, पृष्ठ मद्दा संरचना रहित हो जाती है, जिससे मद्दा का अपरदन बढ़ जाता है। मद्दा का अपरदन क्या हो जाएगा, धीरे धीरे जैसे जैसे कोई संरचना ही नहीं है, मद्दा की स्टेबल स्थिति ही नहीं, तो फिर बाद में धीरे धीरे क्या हो जाएगा, अपरदन होना, मतलब मद्दा का ह्रास होना शुरू हो जाता है। इसके कई प्रकार के इफेक्ट डायरेक्ट मद्दा की क्षारीयता या अम्लीयता प्रभावित करती है, परंतु वैज्ञानिकों ने ये रिसर्च करके बताया कि मद्दा की भौतिक गुणधर्मों को बनाए रखने के लिए उचित पीएच मानेगी, वो कितनी बताएगी आपके 7 मानेगी। कितनी उचित पीएच कितनी बताएगी आपके, तो आप देखते हो मद्दा की उचित पीएच कितनी है, 7। कितनी है, 7 बताएगी, जो क्या है मद्दा के भौतिक गुणधर्मों को बनाए रखने में विशेष भूमिका प्रदान करती है। तो ये था आपके 500 पॉइंट आपने एप्लीकेशन बेस पर देखा कि आपको एग्जाम में कंफर्म है कि मतलब पूछा जाता है मद्दा पीएच का महत्व बताओ, तो डायरेक्ट आप 7 पॉइंट आप मेंशन कर लेना एक एक लाइन में तो भी चलेगा, परंतु आपको एग्जाम में हमेशा प्रश्न ऐसा पूछा जाता है कि मद्दा पीएच का पादप रोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है, या मद्दा पीएच का पोषक तत्वों की प्राप्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार से प्रश्न आपको बना के पूछा जाता है, तो उसके लिए ये पॉइंट आपको बताना उचित है और उनको व्यवस्थित समझाने के लिए आपको ये मैटर अध्ययन करना आवश्यक हो जाता है। तब मैंने एक एक को व्यवस्थित लैंग्वेज के रूप में रिप्रेजेंट करके आपको बताया। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अपना लास्ट पॉइंट आपके आएगा, मद्दा पीएच का घास पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसको अपन देखने जा रहे हैं। देखिए लास्ट बिंदु आपके दे रखा है, पीएच का घास पर क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या क्या प्रभाव घास को डायरेक्ट इंडायरेक्ट मद्दा पीएच किस प्रकार से प्रभावित करती है। तो इसको अपन देखते हैं। तो आपको देखने को ये मिलता है कि अधिकांश घास होती है वो अम्ल के प्रति क्या होती है, रेजिस्टेंट होती है, प्रतिरोधक होती है। तो अधिकांश घास अम्लों के प्रति उस हद तक प्रतिरोधी होती है, मतलब उसमें कैपेसिटी होती है, अम्ल पे मद्दा में एडजस्ट करने की उनमें क्या होती है, कैपेसिटी पाई जाती है, क्षमता पाई जाती है। अम्लीय मद्दा में वे पौधे वनस्पति एवं फसलों को अधिक हानि नहीं पहुंचाते हैं। कई प्रकार के उनमें प्रतिरोधकता पाई जाती है, तो अम्लीय मद्दा में एडजस्ट करने की टेंडेंसी होती है। और अपन जनरली बात करें तो घास की वृद्धि के लिए उचित मद्दा कौन सी मानेगी, तो ये सेंटेंस आपका इंपॉर्टेंट है। घास की वृद्धि के लिए उचित मद्दा कौन सी मानी जाती है, आपके जेड के एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा जाता है। तो घास की वृद्धि के लिए उचित मद्दा आपके कौन सी मानी जाती है, ऑप्शन वहाँ पर शामिल होता है, उदासीन मद्दा, अम्लीय मद्दा, क्षारीय मद्दा, उपयुक्त सभी। तो आपको ये दिमाग में रखना है कि जब घास की बात आती है तो स्पेशल घास के लिए अम्लीय मद्दा उचित मानी जाती है। कौन सी मद्दा, अम्लीय मद्दा द्वारा घास की वृद्धि अच्छी होती है और उचित मानी जाती है, इसके लिए वृद्धि गुणवत्ता बनाए रखने के लिए। तो ये आपके पॉइंट आपने मेंशन किए, 6-7 पॉइंट थे जिनको आपने पढ़े और पढ़ने पर आपको देखने को मिला कि मतलब क्या क्या मद्दा पीएच का महत्व होता है, किस प्रकार कहाँ इसकी एप्लीकेशन किस प्रकार से डायरेक्ट इंडायरेक्ट पौधों पर, जीव जंतुओं पर, पोषक तत्वों की प्राप्ति पर, फसलों पर, रोगों पर किस प्रकार से इसका इफेक्ट होता है। तो इसको आपने डायरेक्ट इंडायरेक्ट समझा, इसका भी आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अगला अपना बिंदु रहेगा वो रहेगा आपके बफर विलेन। क्या रहेगा, बफर विलेन। बफर विलेन क्या होता है, उसकी क्या प्रकृति है, किस प्रकार से फसल पर इफेक्टेड करता है। तो डायरेक्ट इंडायरेक्ट इसको अपन अगले वीडियो में विस्तार रूप से अपन स्टडी करेंगे। उससे पहले जितना मैटर आपने पढ़ा है, जितनी भी आपको थ्योरी के रूप में आपको मैटर सेंड किया जा रहा है या वीडियो लेक्चर के रूप में माध्यम से डायरेक्ट इंडायरेक्ट आप तक पहुँचाया जा रहा है, उसको आप पढ़ें, बार बार दोहरान करें, घर बैठ के नोट्स बनाओगे और किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो डायरेक्ट इंडायरेक्ट पूछ के उसका समस्या का समाधान करके अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखोगे। घर पे रहे, सुरक्षित रहे, अपना काम करते रहे और पढ़ाई पे ध्यान दें। थैंक यू, धन्यवाद।